वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली और बढ़ते दर्जा हरारत की सूरत में अब तक के सबसे बड़े चैलेंज का सामना है। इस मसले से निपटने के लिए मईशत के हर शुबे में जहरीली गैसों के अखराज को कम करने की अशद ज़रूरत है। माहिरीन का मानना है कि अगर दुनिया में बड़े पैमाने पर जहरीली गैसों का अखराज को कम करना है तो सनतें इसमें अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ सनतों को डीकार्बोनाइज करना न सिर्फ माहौलियात बल्कि मुआशी तरक्की के लिए भी बहुत अहम है। और जैसे दुनिया माहौलियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ जंग में भी फौरी इक़दाम उठा रही है, इसी तरह पाकिस्तान को भी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में 2 माह कबल हुकूमती सतह पर एक मुशावरती इजलास भी हुआ जिसमें सनतों में टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन की हौसला अफजाई के लिए एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट और एनर्जी कंजर्वेशन बॉन्ड्स जारी करने पर गौर किया गया। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी की ज़ेर सदारत इस इजलास में सीमेंट के शोबे में डीकार्बोनाइजेशन और तवानाई की बचत के बेपनाह मौक़े ज़ेर बहस आए। इजलास में माहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान के सीमेंट सेक्टर की जानिब से तवानाई के इस्तेमाल से 45% अखराज पैदा होता है, जो आलमी औसत से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस शोबे में कार्बन की ज़्यादा शिद्दत का अंदाज़ा कोयले की 85% खपत से लगाया जा सकता है, जबकि बायोमास और फुजले से तवानाई का हिस्सा महज 0.02% है। पाकिस्तान में इस वक्त तवानाई पैदा करने वाले बुनियादी ढांचे में नाकाफ़ी सरमायाकारी और बढ़ती हुई तवानाई की तलब की वजह से शदीद तवानाई का बहरान है। मुल्क में 60% बिजली महंगी दरामदी ईंधन और कोयले से पैदा की जाती है, जबकि अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो इसकी थर्मो बिजली पैदा करने की सलाहियत इसकी ज़रूरत से ज़्यादा है। बिजली की तलब और पैदावारी सलाहियत के दरमियान ये फ़र्क पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की पर मनफी असरात मुरतब करता है, ख़ास तौर पर तब जब दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा होता है और मुल्क में मौजूद गैर मुल्की ज़खायर कम होते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के पास काबिल तजदीद तवानाई के वाफिर वसाइल मौजूद हैं, जिसमें हवा और शमसी तवानाई से बिजली पैदा करके सनतों और मईशत को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं किया जा रहा। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इंसानी और माहौलियाती हकूक़ के तज्ज़ियाकार जनाब अमजद नज़ीर साहब, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन किया है माहौलियाती और मौसमियाती पॉलिसी एक्सपर्ट शहरीन उमैर साहिबा ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अमजद नज़ीर साहब आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान में सनतों की डीकार्बोनाइजेशन या जहरीली गैस के अखराज में कमी की क्या इफ़ादियत है और इसकी कितनी ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया जनाब। पहले हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में सनती ढांचा क्या है और फिर हम देखेंगे कि जहरीली गैसों के अखराज के हवाले से हम क्या इक़दाम कर सकते हैं। पाकिस्तान में सनती शोबे को मजमूई तौर पर 3 या 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन या तामीरात का शोबा है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी और गैस जनरेशन है, और अगर ऑटो सेक्टर को भी शामिल किया जाए वो एक इजाफी हो सकता है। अब इस तमाम शोबे के हवाले से बाकी जिन सनतों का आपने जिक्र किया है वो सब इनके अंदर फाल करते हैं, मगर हमने देखना यह है कि इनमें किस तरह के मसाइल हैं। अब 2-4 मसाइल की तरफ आपने इशारा किया है, वो दुरुस्त हैं। मसलन चंद एक उसमें यह है कि उनके पास ये एक तो सेट कल्चर है, वहाँ पर उनके पास हाई टेक टेक्नोलॉजी नहीं है, जदीद मशीनरी नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो रसाई नहीं है मालूमात की। गवर्नमेंट जो बैनुल अक़वामी सतह पर कमिटमेंट्स करती है और नेशनल सतह पर जो उन्होंने टारगेट मुकर्रर किए हैं 2030 और 2050 के हवाले से, उसके हवाले से वो तमाम सनतों को यानी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते या एतमाद में नहीं लेते। वो एक गैप है सनती शोबा, सनती मैनेजमेंट और हमारी ओवरऑल नेशनल मैनेजमेंट के दरमियान, और वो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट नहीं है। ये दुरुस्त बात है कि जहरीली गैसों का अखराज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है और उसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग या आलमी दर्जा हरारत बढ़ने के हवाले से पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, जो कि 1% से कम 0.7% कहा जाता है। और ये भी दुरुस्त बात है बेअक्सर कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान सनती शोबे में तरक्की नहीं करेगा, जहरीली गैसों का अखराज नहीं होगा, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के मसाइल नहीं है,
पाकिस्तान में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं हो रही। ये तेज़ी से बढ़ता हुआ शोबा है जिसमें जहरीली गैसों के साथ साथ हम माहौलियाती तबाहकारी में अपना हिस्सा अपनी परसेंटेज के मुताबिक बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस अम्र की है कि हर सतह पर काम किया जाए, वहाँ पर उन्हें मालूमात भी फराहम किए जाएँ, उन्हें इस हवाले से हसास करने की ज़रूरत है और उसका पाकिस्तान को जो बराह रास्त या बिल रास्त नुकसान हो रहा है उसका इजाला करने की ज़रूरत है। और नए शोबे में जिसे आपने काबिल तजदीद तवानाई उसके ऊपर भी आते हैं सर, उसके ऊपर भी आते हैं। पहले शेरिन आपकी तरफ आएंगे, ज़रा ये बताइएगा कि किसी भी सनत के लिए डीकार्बनाइज या ज़ीरो, ये जो आपका नेट ज़ीरो है, यहाँ तक पहुँचने से क्या मुराद है, क्या मतलब है? जी, पहले तो शुक्रिया, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने डिस्कस करने का कदम उठाया आज, सो थैंक यू फॉर दैट। मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में कोशिश करूँ मैं डीकार्बनाइजेशन को एक्सप्लेन करूँ आपके व्यूअर्स के लिए। डीकार्बनाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि आपकी जो फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको कम करना। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और जो क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली हमारी हो रही है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कल्प्रिट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आपको फ़िज़ा से कम करना, इसको दैट इज़ व्हाट डीकार्बनाइजेशन इज़। और हमारा जो इन्हिसार है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के ऊपर, जिसमें तेल, गैस और कोयला शामिल होता है, ये एक मेन वजह है विच इज़ अ मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एयर में इतनी ज़्यादा है। और इसको हम डील कैसे करें, इसको एड्रेस कैसे किया जाए? दो तरीके हैं इसके, या तो आप कार्बन के अखराज के पैदावार को कम करें और या जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मौजूद है आपके एटमॉस्फेयर में आप उसको किसी तरह कम करें। तो पहली चीज़ करने का तरीका एक ये है कि आप अपनी जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके आप तवानाई अपनी पैदा करते हैं उसकी जगह आप साफ़ बिजली की पैदावार की तरफ जाएं, जिसमें आपकी सोलर एनर्जी, विंड पावर, बायोमास एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पाकिस्तान में, आप इसकी तरफ शिफ्ट करें। दूसरा एक तरीका है कि जो ऑलरेडी मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में उसको आप कैसे कम करें। उसके लिए ट्री प्लांटेशन एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक सोल्यूशन है। ट्री कवर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खींची जाएगी आपके एटमॉस्फेयर से। तो ये था डीकार्बनाइजेशन, बड़े आसान लफ्ज़ों में मैंने कोशिश किया कि मैं एक्सप्लेन करूँ। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अमजद साहब ये बताइए कि पाकिस्तान के मेन एनर्जी रिसोर्सेज, जो बुनियादी एनर्जी रिसोर्सेज वो क्या है, और दुनिया से हम अगर इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें, दुनिया से इसको कंपेयर करें तो किस तरह से कंपेयर किया जाएगा? देखिए जी, पाकिस्तान में जो तवानाई के ज़राए हैं वो हम सब जानते हैं थर्मल है, जिसमें कोयला, गैस और फॉसिल फ्यूल के ज़रिए हम तवानाई पैदा करते हैं। उसके साथ साथ जो मुतबादिल तवानाई के ज़राए हैं उसमें शमसी तवानाई है, हवाई तवानाई है, बायो तवानाई है, हाइड्रोजन तवानाई है और न्यूक्लियर तवानाई है। इसमें जो पहला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान इस वक्त जो मुतबादिल तवानाई पैदा कर रहा है वो बमुश्किल 4-4.5% इसका मुतबादिल तवानाई के ज़राए हैं और बाकी सारे के सारे थर्मल है या फिर हाइड्रो है। हाइड्रो को भी किसी हद तक क्लीन तवानाई या साफ़ सुथरी तवानाई समझा जाता है, लेकिन थर्मल जो कोयला, गैस और तेल से हम तवानाई पैदा करते हैं वो बहुत ज़्यादा माहौलियात को ख़राब करती है और जहरीली गैसों का अखराज उससे बहुत ज़्यादा होता है। वो न सिर्फ ज़मीन के लिए नुकसानदेह है बल्कि फ़ज़ा के लिए और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह है। ये कहना भी दुरुस्त नहीं हुआ कि दुनिया बहुत ज़्यादा आगे है। उसमें कुछ मुल्क आगे हो सकते हैं, जैसे कनाडा का ज़िक्र होता है, जर्मनी का ज़िक्र होता है, नॉर्वे का ज़िक्र होता है या फ़्रांस का ज़िक्र होता है। ये ऐसे मुल्क हैं जिनमें कोई 25-30-40% तक वो मुतबादिल ज़राए से अपनी तवानाई पैदा कर रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पर दुनिया में भी जो मुतबादिल तवानाई के ज़राए हैं वो सिर्फ 10 और 11% से आगे नहीं बढ़े। ये एक आलमी तहरीक है और एक आलमी प्रोसेस है जिसमें सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। ठीक है, यानी दुनिया में इस वक्त रेजिस्टेंस का सामना है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो माहौल दोस्त नहीं है। शेरिन, आपने इसकी इफादियत के ऊपर बात की। जनाब, डीकार्बनाइजेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान में आप समझ रही हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी सनतें जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रही हैं? क्योंकि एक कॉस्ट होती है, क्या वो बेयर कर रही हैं उस कॉस्ट को?
جی بالکل میرا خیال سے سیکٹر ٹو سیکٹر ڈپینڈ کرتا ہے. ایک تو امجد صاحب نے بہت ایک اچھی بات کی کہ پاکستان ایک لو ایمیٹر ہے, تو پوری دنیا سے اگر آپ کمپیریزن کریں پاکستان کا تو ہماری ایمیشنز کم ہیں. تو اسی فیکٹ کی وجہ سے تھوڑی سی ریزسٹنس بھی آتی ہے کہ بہت سے کمپنیز اور اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں کہ اگر ہماری ایمیشنز اتنی نہیں ہیں, جو کاربن کے اخراج ہیں وہ اگر ہماری اتنی نہیں ہیں تو ہم ان کو ریڈیوس کرنے کا پریشر ہمارے اوپر کیوں ہے. لیکن اس کی آئی تھنک اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اکنامک اپرچونٹی ایک بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز میں, اور دوسرا یہ ہے کہ ریگولیشن وائز ایک ضرورت بھی بن گئی ہے. تو دو پہلو یہ ہیں کہ ایک تو ضرورت ہے, ریگولیشن آئے گی آج نہیں تو کل آپ کو اس کام کرنا. شارین آپ کی تھوڑی سی آواز اس وقت بریک ہو رہی ہے. امجد نذیر آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں رینیوبل انرجی کے حوالے سے, ہم قابل تجدید توانائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ الٹیمیٹ سولوشن ہے اس تمام تر پولیوشن کو ختم کرنے کا, لیکن پنپ کیوں نہیں پا رہا باوجود اس کے کہ پاکستان میں ایک جو ہے ونڈ انرجی کے لیے بہت موافق بیلٹ موجود ہے. پاکستان کا جو پاکستان میں سورج یا جو دھوپ ہے وہ انتہائی موضوع ہے سولر انرجی کے لیے, لیکن ہم رینیوبل کے سائٹ پہ جا کیوں نہیں پا رہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پیچیدہ اور مشکل سوال بھی ہے. ہر ملک کو اپنی معاشی گروتھ, اپنی معاشی نمو کے حوالے سے, اپنے اویلیبل فائنانس کے حوالے سے اور اپنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے. جا اس لیے نہیں رہے کہ ایک تو ہم نے ذرا بعد میں شروع کیا, ویسے آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ اور ہمارے نیکا یا وہ تمام متعلقہ ادارے ایسے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں نسبتاً ایسے ملکوں میں شامل ہیں جنہوں نے آج سے 40 سال پہلے قابل تجدید یا متبادل توانائی کا سفر شروع کر دیا تھا. درست بات ہے, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی درست ہے کہ ہمارا سفر بہت زیادہ سلو ہے. اب میں کچھ اور فیکٹرز کی طرف آتا ہوں. دیکھیے یہ ایک طرح سے توانائی مرکوز جسے کیپٹل انٹینسیو انڈسٹری کہتے ہیں, آج سے کوئی 10-12 سال پہلے یہ بہت زیادہ کیپٹل انٹینسیو تھی اور اس میں بہت زیادہ کاسٹ ہے, کیونکہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے وہ انڈسٹری کرتی ہے. کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, نیا سسٹم آتا ہے, تو اس نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے 2 سے 3 شعبے اپنا اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ریاست ہوتی ہے. ریاست انفارمیشن دیتی ہے, انسینٹیوائز کرتی ہے, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور سب سے زیادہ سبسیڈائز کرتی ہے. اب یہاں پہلے بہت زیادہ یعنی یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے قابل تجدید توانائی کے حوالے سے وہ کافی زیادہ مہنگی تھی, اس میں سبسڈی بہت کم فراہم کی گئی تھی. وہ سبسڈی جو سولر پی ویز یا سولر پینلز کے حوالے سے دی گئی تھی, کچھ عرصہ دی جاتی ہے, پھر وڈرا کر لی جاتی ہے, پھر دی جاتی ہے, پھر وڈرا کر دی جاتی ہے. سر اٹس آلموسٹ لائک کہ بڑی لگژری چیز ہے, شاید کوئی بڑی لگژری چیز ہے یہ ہمارے سولر پینلز ہوئے یا ہمارے ونڈ کوریڈور کے حوالے سے, ونڈ انرجی کے حوالے سے جو آلٹرنیٹس ہیں, یہ بڑے لگژری آئٹم شاید سمجھے جاتے ہیں, اسی لیے حکومت کا وہ فوکس نہیں لگژری آئٹم نہیں سمجھنا چاہیے, ایسا بھی بات نہیں ہے. بتدریج ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. جھیم پیر ہمارے پاس موجود ہے, وہاں پر ونڈ یا ہوائی توانائی کا ایک بہت بڑا سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے. قائد اعظم سولر پارک ہے, اس میں کئی 100 میگا واٹ انرجی پیدا کی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مظفر گڑھ جنوبی پنجاب میں یہاں پر ایک کئی 100 میگا واٹ شمسی توانائی کے حوالے سے ایک پلانٹ لگانا تھا جو کوئی مہینہ بھر پہلے امجد صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شہرین عمیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس دوران ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر سالانہ $12 ارب سے زائد خرچ کرتا ہے. ان مصنوعات کا بڑا حصہ گاڑیوں میں بطور ایندھن استعمال ہوتا ہے, لیکن اب حکومت سندھ کی جانب سے کراچی میں پاکستان کی پہلی الیکٹرک بسز چلائی جا رہی ہیں. کراچی سے صفدر عباس کی رپورٹ دیکھتے ہیں. دھواں اڑاتی گاڑیاں نہ صرف ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ بھاری درآمدی بل معیشت پر بھی بوجھ ہے. اسی نقصان سے بچنے کے لیے کراچی میں پاکستان کی پہلی الیکٹرک بس سروس شروع کی گئی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کے مطابق
बस का किराया सिर्फ 50 रुपए है। इसमें ना सिर्फ फ्यूल की बचत होगी, लेकिन ये आवाम के लिए मज़ीद सस्ती भी साबित होगी। इसका फेयर भी कम होगा क्योंकि इसमें वो नहीं चलेंगी, और इस एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस की वजह से जो है आपकी पोल्यूशन भी जो है वो भी आपका बेहतर होगा। शहरी भी बस सर्विस से खुश हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसे इसके बहुत कम हैं उस हिसाब से कि आपको ये एक कराची के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाएगी सिर्फ 50 रुपये में। इलेक्ट्रिक बस है, इससे धुआं नहीं जनरेट होता, तो एक बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है लोगों के लिए। बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा स्टार्ट किया गया है हुकूमत सिंध ने। एनर्जी कंजम्पशन भी इसकी स्टेबल है, सो या इट्स नाइस। माहिरीन इलेक्ट्रिक बसों को सूदमंद करार दे रहे हैं। इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं और जो ग्रीन बसें आई हैं ये काफ़ी बेहतर हैं पहले के मुकाबले में। $4 उसके ऊपर तेल पे हमारे लगते हैं और हमें 100% इम्पोर्ट ही करना पड़ता है, तो उसके अंदर काफ़ी यानी बेहतरी आएगी। जब मज़ीद बसें और आ जाएंगी तो और मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। रवा माली साल 8 माह में 11 अरब 87 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गयी, लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि पेट्रोलियम मसनूआत के दरामदी बिल में कमी होगी। ये इलेक्ट्रिक बसें न सिर्फ माहौल दोस्त हैं बल्कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में भारी दरामदी तेल के बिल में कमी का जरिया भी हैं। कैमरामैन असग़र अली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। यानी ये तय हुआ कि मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से वाबस्ता है और कॉस्ट इफेक्टिव हमारा जो एनर्जी मिक्स है इसी के ऊपर हमें जाना होगा। आज बुलेटिन से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात